नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपको अपने किए गए वादों के अनुसार अलग-अलग सब्जेक्ट की एक बेहतरीन छोटी वीडियो लगातार मैं प्रस्तुत करूंगा। बट इसके लिए आपको मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना है, ताकि आपको अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रति किसी प्रकार का कोई भय ना हो और बड़े शहरों में जाने की कोई ज़रूरत ना हो। जी हाँ, इस कोविड-19 के दरमियान आपके सब्जेक्ट्स मजबूत हो जाएँगे, बट यू हैव टू बी कीप विथ मी। आपको मेरे साथ चलना होगा और इस वीडियो को लगातार आपको देखना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है, वो मैंने हिस्ट्री से उठाया है। हिस्ट्री जो कि इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा, जिसमें आपको अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में औसतन 5 से 8 प्रश्न तो रहते ही हैं। और ये हिस्सा मॉडर्न हिस्ट्री का है। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद जो एक तरह से भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय समाज में क्या आमूल-चूल परिवर्तन हुए, उनकी जानकारी आज इस वीडियो में होगी। हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको मैं स्पष्ट करूँगा कि देखिए, आपके लिए ये छोटा-सा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, ओके। देखिए, थोड़ी-मोड़ी हिंदी, थोड़ी-मोड़ी इंग्लिश, ओके। 18वीं सदी में भारत में राज्य एवं समाज। हम लोग 18वीं सदी में जो भारत की जो राज्य व्यवस्था थी और समाज व्यवस्था थी, उसमें क्या आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से भारत का शोषण अब प्रारंभ होने ही वाला था और क्या कारण थे आखिर कि भारत अंग्रेजों का 250 से 300 साल तक गुलाम बना। इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझेंगे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ा। आपको पता होगा, मुगल साम्राज्य में कई महान शासक हुए, जिसमें अकबर, उसके अलावा शाहजहां, उसके अलावा आप बाबर को भी समझ सकते हैं, लेकिन औरंगजेब को भी कम मत मानिए। औरंगजेब के पतन के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और 1707 के बाद मुगल साम्राज्य अपने गर्त की ओर बढ़ने लगता है। अब मतलब उसका पतन होने ही वाला है। कारण तो आप बहुत सारे बता सकते हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण भी बता सकते हैं, क्योंकि धार्मिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा था। औरंगजेब की कूटनीतियाँ कहीं काम नहीं कर रही थी। लगातार दक्षिण पर मतलब एक तरह से नज़र बनाए रखना, लगातार भारी प्रशासन और भारी सेना का खर्च प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किलों का मतलब एक तरह से दौर था और भ्रष्टाचार अपने आसमान छू रही थी। और छोटे-छोटे जो क्षेत्रीय राज्य थे, अब स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। उसी में से कुछ प्रमुख राज्य, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवध, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, इसके अलावा और भी कर्नाटक है, ठीक है। देयर आर मैनी, ओके। बट अवध और बंगाल को वास्तव में उत्तराधिकारी राज्य कहा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अगर किसी का जगह भरेगा, तो वो अवध और मुगल साम्राज्य का जो जगह भरना है, वो बंगाल के द्वारा भरा जाता था। हालांकि राज्यों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया एक अच्छी बात है, लेकिन उस समय विकेंद्रीकरण कुछ मतलब घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि एक तरह से अंग्रेजों को एक बेहतर मौका मिला और भारत को आसानी से इसको गुलाम बनाया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद की। देखिए, हैदराबाद 1724 में आसफ जाह नाम के व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता है। आसफ जाह ने मुगल साम्राज्य से कभी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, बल्कि मुगल साम्राज्य के मतलब एक तरह से कहे तो अधीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए, मुगल साम्राज्य का सम्मान करते हुए अपने कार्य विधियों को चलाता रहा। अगर आसफ जाह की बात करें, तो आसफ जाह अलग अलग धर्मों के प्रति मतलब एक तरह से सहिष्णु थे। उनके बहुत से जो सहायक थे वो हिंदू थे। इसके अलावा उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना भी थी, सभी धर्मों का सम्मान। ये जनरली देखा नहीं जाता है, लेकिन आसफ जाह और अवध के जो राजा थे, माफ कीजिएगा, हैदराबाद के जो राजा थे, उनमें बेहतरीन था। अगर बात करें बंगाल का, तो बंगाल में मुर्शिद कुली और अली वर्दी खां जो 1707 में उस दरमियान बंगाल को स्थापित करते हैं, कोशिश करते हैं कि बंगाल को मजबूत बनाया जाए, प्रशासन में कम से कम खर्चा हो, मित व्यवस्था लाया जाए। उस समय एक इजारा व्यवस्था स्थापित किया गया था, जिसके तहत
एक तरह से कहे तो भूमिका, एक तरह से बेहतरीन मजबूती के लिए, उसके अधिक से अधिक राजस्व की उगाही करने के लिए इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। बंगाल के राजा भी या बंगाल के शासक भी सभी धर्मों के प्रति एक तरह से सहिष्णु उदार विचार रखते थे, लेकिन वैज्ञानिकता के दूर, वैज्ञानिकता से अछूते रह गए। विश्व के दूसरे देशों के साथ इनके तालमेल अच्छे नहीं रहे, आई मीन तालमेल रहा ही नहीं, और अब वैज्ञानिकता ने इनको अपने पतन की ओर बढ़ाने में काफी मदद किया। देखा जाए तो 1756-57 में प्लासी की युद्ध, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक भिड़ंत होती है। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला वास्तव में इसलिए हारता है क्योंकि नवाब के जो और भी जो दीवान थे उनमें खुद भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ था, और ये 1756-57 की जो प्लासी की युद्ध होती है वास्तव में कोई लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि इसको तो 3 या 4 घंटे में जीत लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ दगेबाजी कर दी गई। इस दगेबाज का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके बाद अवध की बात करें तो अवध, जिसका संस्थापक सादत खान 1772 में इन्होंने अवध की स्थापना की। उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में उचित लगान, किसानों की हालात को बेहतर करने, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने का बेहतरीन प्रयास किया। ये भी राजा बहुत ही सहिष्णु थे, सभी धर्मों को सम्मान करते थे, अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ उनका उठना बैठना, और उनके शासक प्रशासक अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए थे। इसके बाद उसी में अवध के एक महान शासक सफदरजंग, यू नो अबाउट दैट सफदरजंग, दिल्ली में एक अस्पताल भी है और रोड भी है। 1754 में उनके द्वारा जब शासन व्यवस्था अपने बागडोर संभाली जाती है, 1754 तक अवध और इलाहाबाद में किसी भी प्रकार का अशांति, अराजकता का नाम निशान नहीं था। बहुत ही शांति थी, सब लोगों का विकास हो रहा था, न्याय की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी। उसी के साथ लखनवी संस्कृति का बेहतरीन विकास हो रहा था। लखनवी अंदाज, लखनवी संस्कृति, कला, साहित्य अपने परचम पर था। और एक तरह से कहे तो दिल्ली का अगर प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटिव कोई था अगर साहित्य में, कला में, संस्कृति में, तो वो था लखनऊ। और लखनऊ को डेवलप करने में सफदरजंग ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की, और बेहतरीन तरीके से इलाहाबाद और अवध को विकास किया। और इसके अलावा उनका व्यक्तित्व की दृष्टिकोण बढ़ाए तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही सादा था, सिंपल था। अपने आजीवन एक पत्नी के साथ जीवन बिताना किसी खास इस्लाम धर्म में जो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इनके उच्च व्यक्तित्व के कारण इनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है इतिहास में। तो ओवरऑल इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अवध, हैदराबाद, बंगाल, ये 3 छोटे छोटे क्षेत्र राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से इसकी शासन व्यवस्था थी, इनके सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था किस प्रकार से डेवलप हुआ, आखिर किस प्रकार से इन्होंने मुगल से अपने आप को हटाया और खुद अपने राज्य का विकास परचम लहराया। लेकिन अफसोस इनमें एकता की कमी, वैज्ञानिकता की कमी, दूसरे समाज से जुड़ने की कमी, आपस में ही लड़ मिटने के कारण अंग्रेजों को एक भरपूर मौका मिला, और अंग्रेजों के द्वारा मुगल समाज के पतन के बाद, मराठा समाज के अंत के बाद एक तरह से पूरी तरह से जगह बना ली गई और पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लिया गया और भारत को गुलाम बना लिया गया। अगले वीडियो इतिहास की अगली श्रृंखला जारी रहेगी। इस वीडियो में अगली बात मैसूर की होगी, उसके बाद हम लोग रंजीत सिंह की बात करेंगे, टीपू सुल्तान जो मैसूर के बहुत ही बेहतरीन शासक, उनका व्यक्तित्व, उनके गुण, किस प्रकार से प्रशासनिक कदम अर्थात प्रशासनिक रोल में क्या उसकी भूमिका हो सकती है, वर्तमान में उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया सकता है, उनके गुणों का सब कुछ अध्ययन होगा। बट इसके लिए आपको मेरे चैनल में लगातार बने रहना होगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो once again. Please share and subscribe this channel. Thank you. Goodbye.